नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, आज बीड़ में एनसीपी अध्यक्ष शरद नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस इन दोनों की तुलना की। वैसे महाराष्ट्र में तो ये नारा बहुत पुराना है, दिल्ली में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र। तो शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने यह दावा किया था, मी पुन्हा येईल, यानी कि मैं फिर आऊंगा, और वो वापस भी आए, लेकिन कनिष्ठ पोस्ट पर आए, यानी कि नीचे की पोस्ट पर डिमोशन के बाद आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 15 अगस्त को यह नारा दिया, मैं फिर आऊंगा। तो शरद पवार इन्होंने कहा है कि वो आएंगे तो नीचे की पोस्ट पर आएंगे। शरद पवार ने जैसे ही ये कहा, लोगों ने तालियां बजाई। वैसे इन दिनों शरद पवार जो है, इनकी भूमिका को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने जो मुद्दा बताया है, उन्होंने ये भी गिनाया कि दक्षिण के किसी राज्य में बीजेपी नहीं है, दक्षिण बीजेपी मुक्त हो चुकी है, राजस्थान में बीजेपी नहीं है, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश भी उनके हाथ से चला गया है, मणिपुर में अशांति है। ऐसे में मोदी के अच्छे दिन लद चुके हैं। वैसे पवार की भूमिका चाहे जैसी भी हो, चाहे वो संदेह के जिस भी दायरे में हो, उन्हें राजनीति का चाणक्य गिना जाता है, और इसीलिए उन्होंने जो यह प्रेडिक्शन किया है उस पर चर्चा करना जरूरी है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जयंत माइंडकर जी, वरिष्ठ राजनैतिक विश्लेषक और एनालिस्ट, पत्रकार। आइए जयंत जी से बात करते हैं। जयंत जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अब जब शरद पवार ने यह कह दिया है कि मोदी की वापसी नहीं होगी, शरद पवार ने जो भी कहा है, यह यथार्थवाद में कितना ठीक लग रहा है? उनका प्रेडिक्शन आज तक वैसे एक दो छोड़ के कभी गलत नहीं हुआ, जो बिल्कुल 2019 में भी उन्होंने कहा था, या जो भी कुछ है। इस बार जो उनका प्रेडिक्शन है वो बहुत सही है, क्योंकि इंडिया INDIA के लिए जो अलायंस हो रहा है उसको हमने मानना चाहिए कि इस बार थर्ड फोर्स नाम की चीज रही नहीं है। 2019 में आप खुद फील्ड में उस वक्त भी थे, आपको भी याद होगा, एक थर्ड फोर्स नाम का अटेम्प्ट हुआ करता था। 2014 में भी था, 19 में भी था। अब थर्ड फोर्स नाम की चीज खत्म हो गई। मैं इसके लिए बोलता हूँ कि जब थर्ड फोर्स पूरा खत्म होता है तो थर्ड फोर्स हैज नो ऑप्शन बट टू ज्वाइन द नंबर 2। वो नंबर 4 पे नहीं जा सकते, तो नंबर 2 के साथ मर्ज करो। अब नंबर 2 और नंबर 3 जब एक हो जाते हैं तब नंबर 1 नीचे आ जाता है। दिस इज द रियलिटी। और इस रियलिटी को देखते हुए उन्होंने कहा, अब शरद पवार के वो सेंटेंस को कि आएंगे वापस, जो मैं कई बार आपसे बात करते हुए बोल चुका हूं कि ये मैं नहीं कह सकता कि 24 में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, आएंगे, क्योंकि इस देश में एकनाथ शिंदे या अजित पवार की कमी नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में जब 105 पे भारतीय जनता पार्टी थी, तब उनको 40 मिले एकनाथ शिंदे की ओर से। जब उनको लगा कि लोकसभा में जाने के लिए और 40 चाहिए तो अजित पवार आ गए। हो सकता है ये दोनों बारी बारी से सीएम बने और देवेंद्र इनका चेहरा सीएम का, डिप्यूटी सीएम बन के रहे, हो सकता है, लेकिन ऊपर नरेंद्र रहेगा। अब जो कहना है इसी प्रकार से जो इन्होंने कहा शरद पवार साहब ने, हो सकता है, जो मेरा भी खुद का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, ओनली भारतीय जनता पार्टी में इंडिया नाम की कोई चीज अस्तित्व में है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, और मेरे ख्याल से आप भी इससे सहमत होंगे। जो भी एक दो पार्टीज होंगी उसको कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, जो भी होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो 200 के नजदीक रहेगी, ये मेरा मानना है। और 200 से 272 तक पहुंचने के लिए
या जो भी कोई उनका फासला है, उसके लिए नेचुरली जो एकनाथ शिंदे के साथ या अजित पवार के साथ इनको डील करना पड़ा महाराष्ट्र में, क्या वही डील केंद्र में ना करना पड़े? हो सकता है। देखो, एक एक कहा जाता है कि शरद पवार इतने बड़े एक्सपीरियंस्ड है, जो 10 साल तक ये रहे, अपने केंद्रीय मंत्री वगैरह जो भी कुछ बोला जाता है उनके बारे में, उनका नाम हरदम पीएम की लिस्ट में आता है। हम एक भूलते हैं, नवीन पटनायक 24 साल से उड़ीसा के सीएम है और वो ऐसे बिल्कुल कंपाउंड पे बैठे, ना इधर के ना उधर के, ना कांग्रेस के ना बीजेपी के। हम कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे ऐसे मौके पे फेंस पे बैठे हुए आदमी यानी नवीन पटनायक, अगर उनको कुछ अच्छी ऑफर मिल गई, जो उन्होंने कहा, जो शरद पवार ने कहा कि वो आएंगे तो जरूर, लेकिन पीएम करके नहीं आएंगे, तो क्या आपको डिप्यूटी पीएम करके आना पड़ेगा? मैं जो बिटवीन द लाइंस ले रहा हूं, वो ये ले रहा हूं कि हाँ, आपको डिप्यूटी पीएम करके आना पड़ेगा। हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कब तक है? तो 27 तक है। तो मैं अभी से बोल नहीं सकता हूं कि 3 साल में क्या होगा, क्योंकि अभी तो पहले 3 साल निकालने पड़े, 24 से 27 तक। तो मैं अभी 24 की बात करूंगा। तो 24 में अगर कभी जरूरत पड़ी, तो आपको क्या डिप्यूटी पीएम करके आना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी? मेरे ख्याल से शरद पवार ने ये हिंट दे दी है कि आप 200 सवा 200 तक रहोगे, और जो आपको बाहर से लेना पड़ेगा वो आपसे। मैंने आपको एकनाथ शिंदे के बारे में जब डिस्क्राइब किया था, मैंने एक वर्ड यूज किया था, हार्ड बार्गेनिंग, और यहां भी वही हार्ड बार्गेनिंग है कि एकनाथ शिंदे वॉज नॉट रेडी टू कम बिलो चीफ मिनिस्टर। तो ये जो अजित पवार भी कर नहीं पाए, लेकिन ये उन्होंने करके दिखाया था। तो यहां ऐसा ही हार्ड बार्गेनिंग होगा जो शरद पवार ने मेरे ख्याल से प्रिडिक्ट करके दिखाया है, प्रिडिक्ट किया है, और ये 2024 का रहेगा। यानी यूं समझो, आज से 9 महीने बाद जो रहेगा वो उन्होंने अभी से प्रिडिक्शन दिया है। और जहां तक कि उनका थोड़ा सा प्रिडिक्शन, यानी मैं ये भी मानता हूं कि जिस प्रकार से वो अजित पवार से मिले, उसकी वजह से अजित पवार के बारे में बीजेपी में भी थोड़ी सी अस्वस्थता आ गई है, और खुद शरद पवार के बारे में महाविकास आघाड़ी में भी अस्वस्थता आ गई है, ये मैं मानता हूं। इन्हें दोनों पवार एक्चुअली इस मीटिंग की वजह से एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। लेकिन आज के इस सेंटेंस की वजह से शरद पवार ने अपनी, जहां तक कि मुझे लगता है, महाविकास आघाड़ी या इंडिया में अपनी पोजीशन फिर से एक प्रकार से मजबूत कर ली है। जैन जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि शरद पवार ने ये जानबूझकर फेंका हुआ तीर है ताकि वो अपनी जो जमीन गवा बैठे हैं, संदेह के दायरे में आ गए हैं, वहां से वो बाहर निकले और आई एग्री, बिल्कुल आई एग्री, बिल्कुल परफेक्ट है। ये उन्होंने ऐसा ही दावा फेंका है कि उन्होंने, देखो मैं तो आपका ही हूं, मैं वो आगे का सोच रहा हूं कि जो आपने अभी तक बोलने की, मैं मानता हूं वो आएंगे, लेकिन कौन आएंगे? डिप्यूटी पीएम करके आएंगे। तो आप देखिए, किनको देखिए, मैं आपका नाम पहले एक नाम गिनाया, उड़ीसा का नवीन पटनायक, या तो भारतीय कौन सा वो अपनी तेलंगाना की पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारत राष्ट्र समिति, या तीसरा कौन, अपना वाईएसआर कांग्रेस। ये 3 आदमी उन्होंने ऐसे गिने हैं कि जो अभी तक आने के लिए तैयार नहीं है एंटी बीजेपी फोर्सेस में। रही बात आपकी, तो आप अभी आने लगा है, जो आप भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि आपको भी पता है कि उनको पंजाब भी चाहिए, उनको दिल्ली भी चाहिए, और अगर कंप्लीटली चाहिए तो उनको कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा, पंजाब में तो रहना ही पड़ेगा। तो वो आने लगे हैं। लेकिन ये 3-4 पार्टी ऐसी है जो पहले से राहुल गांधी ने आइडेंटिफाई की थी, जिसमें आपका भी नाम था, अभी थोड़ा वो नाम कम हो रहा है। तो ये 3 पार्टियां ऐसी है जिनको राहुल गांधी ने भी किनारे किया था, और जिनको हम फेंस सीटर बोल सकते हैं। उड़ीसा की, तेलंगाना की और आंध्र की, इन तीनों राज्यों में सत्ता में होने वाली पार्टी, और ये तीनों मिला के मेरे ख्याल से करीब करीब 50 से 60 एमपीज है। यानी कि एक डिसिसिव फैक्टर, क्योंकि जो मैंने आपको बताया उस रेशो से अगर ये तीनों एन ब्लॉक आ जाए
तो पूरा पूरा गणित बदल सकता है इंडिया का? बिल्कुल बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। चाहे महाराष्ट्र कुछ भी कहे, चाहे उत्तर प्रदेश कुछ भी कहे, चाहे पूरा देश कुछ भी कहे, पूरा देश की टोटल भले ही 200-250 तक इंडिया की चली जाए, छोटी छोटी पार्टियां मिला के, लेकिन अगर ये केवल 3 पार्टीज, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस, ये तीनों अगर अलग हो गए, और साथ में हम एक बार जोड़ेंगे जनता दल यूनाइटेड होगी, लेकिन वो तो अभी एनडीए में जाने की तैयार है, हम उसको पकड़ेंगे नहीं। लेकिन ये तीनों जो फेंस सीटर्स है, जो बोलते हैं कि हम ना बीजेपी में है, ना कांग्रेस में है, ये हार्ड बार्गेनिंग करेंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने या अभी अजित पवार ने किया है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा, यानी हमने पूरा खोल के बिल्कुल दिखाया है कि आगे क्या हो सकता है रणनीति, और उसमें से रोल प्ले कौन ज्यादा करेगा ये भी हमने दिखाया है। उड़ीसा में करीब मेरे ख्याल से 22 के 25 एमपीज हैं, और पूरे अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में 42 थे, उसमें से तेलंगाना में कुछ है और कुछ आंध्र में ज्यादा है। और यानी ये पूरा अनडिवाइडेड आंध्र और उड़ीसा कैन प्ले अ वाइटल रोल। जैन जी, एक सवाल ये भी है कि शरद पवार ये बहुत ही डिसिसिव फैक्टर रहने वाले हैं महाराष्ट्र की 48 सीट कहां जाती है उसके लिए। शरद पवार इन्होंने पहली रैली येवले में की, तब ऐसा लग रहा था कि वो बड़े पैमाने पर टक्कर देने जा रहे हैं अजीत पवार को, लेकिन पहली से दूसरी रैली करने में उन्होंने 40 दिन लगा दिए। अभी उन्होंने दूसरी रैली की बीड़ में 40 दिनों के बाद। वो कह रहे थे पक्ष को फिर से एक बार रीस्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन हमको आज तक कोई रीस्ट्रक्चर वाला मामला कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। आप जो पूरी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, अगर ये सही बात रही तो पूर्वोत्तर राज्य दिल्ली की सीट बदलने की तैयारी कर सकता है या हो सकता है करे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में अब शरद पवार का भवितव्य क्या दिख रहा है? एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि खुद शरद जी ने ये बात समझनी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि मंजे हुए राजनीतिज्ञ भी खुद को समझ नहीं पाते। एक शरद पवार ने मेरे ख्याल से समझना चाहिए था कि अभी उनकी उम्र वो नहीं रही, जो मैं पहले आपके यहाँ और कई चैनल्स पे बोल चुका हूं। अभी उनकी उम्र ये वो नहीं रही जो आपने हिसाब बताया 40 दिन के बाद। वो बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने वाली बात आपने कही, बहुत बहुत बारीकी से आपने नोटिस ये पॉइंट आउट किया है। एक जमाना था कि शरद पवार ने दिन में 10 एक रैलीज की होंगी, जबकि कैंसर जैसा डिसीज होने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी को 2 बार लाके दिखाया महाराष्ट्र में। लेकिन आज उनकी वो ताकत नहीं है, इसके लिए एक रैली होने के बाद 40 दिन उनको लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जयंत जी, वही पॉइंट है। देखिए, महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, 48 डिस्ट्रिक्ट हैं। 48 डिस्ट्रिक्ट, अगर आप तालुका पकड़ेंगे तो 250 जितने तालुका होते हैं। अगर पक्ष की पुनः बांधनी करनी है तो आपको एक तालुका में एक दिन तो बिताना पड़ेगा। 250 दिन बिताने का मतलब है सीधे के सीधे 9 महीने 10 महीने जो है, हाँ 9 महीने जो है वो आपको पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा विदाउट सिंगल ब्रेक। तमाम ग्राम पंचायत के अध्यक्ष से, तालुका पंचायत अध्यक्ष से मिलो, जिला पंचायत अध्यक्ष। अभी 40 दिन के अंदर अगर उनका हिसाब देखें तो 40 दिन के अंदर उनकी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 4 बार अजीत पवार से मुलाकात, और येवले की शुरुआत में एक रैली, अब जाके दूसरी रैली। मामला कमजोर दिख रहा है। और इसमें कहीं भी उनके साथ उनकी हेयर अपरेंट सुप्रिया नहीं थी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी हेयर अपरेंट है वो सुप्रिया है, जो उन्होंने कह दिया है, लेकिन ना वो उनके साथ येवला में थी और ना वो उनके साथ बीड़ में थी। जयंत पाटिल मेरे ख्याल से होंगे तो आज होंगे तो, लेकिन जयंत पाटिल होंगे, जितेंद्र आव्हाड, लेकिन उनकी हेयर अपरेंट नहीं थी। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। यानी उनको भी पता है क्या उनकी बेटी में वो ताकत नहीं है जो उनमें है, कि जिसको पूरा महाराष्ट्र, जो आपने मेरे को हिसाब बताया 250 वगैरह दिन का, ये पूरा चर्न आउट करने की ताकत उनकी बेटी में नहीं है। क्या वो जानते हैं? तो मेरे ख्याल से हाँ, वो जानते हैं। तो ये बात
जब से अजित पवार बीजेपी उन्होंने हाथ थामा है, तब से मैंने यहाँ बिल्कुल ये हेडलाइन दे के एक आर्टिकल लिखा है, उसकी हेडलाइन बताता हूँ। मैंने ये कहा है, अब पवार साहब को कांग्रेस में जाने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मराठी में लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किया। और जो कांग्रेस के नेता है जिनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि यही तो वक्त है, अगर वो बात करेंगे, लेकिन हम भी मानते कि हम स्टेट लेवल पे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़े नेता है हमारे लिए। वो तब मुख्यमंत्री थे जब हमने हमारा करियर एज अ एमएलए शुरू किया था, या हम कहीं जिला परिषद में थे, तो बहुत बड़े नेता है, तो उनको राहुल और सोनिया से बात करनी पड़ेगी, लेकिन जो करे वो जल्दी करे। कांग्रेस में उनका स्वागत हो सकता है, कांग्रेस चाहती है कि ये हो जाए। अब ये कहीं ऐसी तो बात नहीं कि बिल्ली के गले में घंटा बांधेगा कौन, ऐसी तो बात नहीं है, ये मजाक की बात है। लेकिन ये बोलेगा कौन उनको? क्या शरद जी ये जानते नहीं है? वो भी जानते। क्या इस प्रकार से बात नहीं हुई है? मेरे ख्याल से हुई भी होंगी, हो सकती है, ये मैं ना नहीं बोलता हूं। लेकिन ये जब तक मटेरियलाइज नहीं होता तब तक हम बोल नहीं सकते। ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर मिस्टर शरद पवार कि ये सब रुक जाए और कांग्रेस के साथ बचा कुचा राष्ट्रवादी, जैसे अभी दो बची कुची पार्टियां हैं, एक तो शिवसेना और दूसरी राष्ट्रवादी, तो उसमें से एक पार्टी मर्ज की जाए, जिसकी वजह से एक और रेटिफिकेशन पवार साहब को मिल जाएगा कि भैया वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। क्या वो करेंगे? वो पूर्णतः उनके ऊपर निर्भर है। वो हम सिर्फ यहाँ बैठ के बोल सकते हैं, लेकिन सब वो करेंगे उनके ऊपर निर्भर है। ठीक है जयंत जी, आपने बहुत ही डिटेल में बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, शरद पवार, इनका प्रिडिक्शन है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है मैं एक बार फिर से आऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आ पाएंगे या नहीं, इसे लेकर अभी भी जो है तमाम पार्टियां जो है, मतलब शरद पवार ने ये प्रिडिक्शन किया है कि वो फिर से आ पाएंगे या नहीं, इसे लेकर अभी श्योर नहीं है। वो हो सकता है उनका डिमोशन हो जाए और डिमोशन के बाद वो आए, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में आए। बहरहाल देखना है, दिलचस्प होगा किस और आगे बढ़ता है नरेंद्र मोदी, इनका रथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ, और किस और आगे बढ़ता है शरद पवार, इनका प्रेडिक्शन। शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।